वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन सेट्स। अभी तक हमने सेट्स पे कुछ बातें करी। सबसेट्स, पावर सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, डे मॉर्गन्स लॉ, और ये भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टीज़, हमने इसको नाम नहीं दिया था, पर ये चीज़ें भी हमने डिस्कस करी। आज हम कार्डिनैलिटी पे बात करेंगे और कार्डिनैलिटी से संबंधित कुछ थ्योरम्स देखेंगे। ऑलराइट, एक छोटी सी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। आई थिंक डे मॉर्गन्स लॉ का जनरलाइजेशन हुआ ये, और कुछ नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो दो तरह के सेट्स होते हैं, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनमें फाइनाइटली मनी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता, तो लिख देता हूँ। अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट हैज़ ओनली फाइनाइटली मनी एलिमेंट्स इन इट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि ये सेट हो गया, इस सेट में 3 अलग अलग वस्तुएं हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट है, उसमें कुछ भी नहीं है, 0 एलिमेंट्स हैं, तो वो भी फाइनाइट है। और ये एक सेट है जिसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो इस संख्या से बड़े नहीं हैं। बहुत ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स हैं, पर फिर भी है फाइनाइट ही। ऑलराइट, तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा? वो सेट जो फाइनाइट नहीं है। शायद यहाँ लिखा होगा, नहीं यहाँ नहीं लिखा है, तो मैं लिख देता हूँ अलग से। अ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट इज़ नॉट फाइनाइट। ठीक है, तो ये 2 परिभाषाएं हो गई इनफाइनाइट सेट्स के कुछ उदाहरण। ये सारे ही सेट्स इनफाइनाइट हैं, और भी हज़ारों करोड़ों इनफाइनाइटली मनी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं इनफाइनाइट सेट्स के। ठीक है, और आखिर में ये इम्पॉर्टेंट बात, पूरा का पूरा आज का लेक्चर ही इसी बारे में है कि ए अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसका जो साइज़ है वो कैसे डिफाइन होता है? उसका साइज़ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जितनी अलग अलग वस्तुएं ए में हैं, उनकी संख्या को साइज ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं? मॉड ऑफ ए। सो दिस इज द नोटेशन, मतलब पढ़ते भी ऐसे ही है मॉड ऑफ ए, पर शायद पढ़ना चाहिए साइज ऑफ ए। मॉड ऐसे लगता है सुन के कि कोई एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की बात हो रही है, नहीं। सो ऐसे लिखते हैं साइज को, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखा जाता है। मैं ये नोटेशन का प्रयोग करता हूँ, पर ये दोनों भी ठीक है, इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। और यहाँ पे हम एक छोटा-सा थ्योरम ही कह सकते हैं इसको, जो हम सीखना चाह रहे हैं। अ, अगर एक्स कोई भी सेट है फाइनाइट जिसका साइज़ n है, यानी कि मॉड x इज़ n या साइज़ ऑफ x इज़ n, x में n अलग-अलग चीज़ें हैं, तो उसके पावर सेट का साइज़ हम तुरंत बता सकते हैं 2 टू द पावर n। पावर सेट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पावर सेट माने क्या? पावर सेट ऑफ x इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ x। ये थोड़ा-सा इनफॉर्मल हो गया, अगर इस चीज़ को फॉर्मली लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, वो सारी चीज़ें जो ए की सबसेट्स हैं, सॉरी एक्स की सबसेट्स हैं। ठीक है, और इसमें एम्प्टी सेट भी शामिल है और पूरा का पूरा एक्स भी शामिल है। ठीक है, तो हम कहना चाहते हैं कि इसका साइज़, यानी इसमें अलग-अलग कितनी वस्तुएँ होंगी, 2 टू द पावर n। अ, इसका प्रमाण खुद से करने की कोशिश करें और कुछ उदाहरण में ज़रूर इसको देखें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स को अगर ये 2 एलिमेंट सेट ले लिया, अल्फ़ा, कॉमा, बीटा, उसमें सारे सबसेट्स जो एक्स के संभव हैं वो बनाएँ और देखें कि सचमुच में टोटल 2 टू द पावर 2 डिफरेंट सबसेट्स मिलेंगे, 4 डिफरेंट सबसेट्स मिलेंगे। याद रखें, एम्प्टी सेट भी उसमें है और फुल सेट एक्स भी उसमें है। तो बड़ी आसानी से आपको दिख जाएगा कि पावर सेट ऑफ एक्स में 4 वस्तुएँ होंगी। ये जनरल बात है, हम बस ये कहना चाहते हैं किसी भी n के लिए ये बात सही है। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा इंट्यूटिव आइडिया उसका लेंगे और फिर अगली स्लाइड में पूर्ण प्रमाण देंगे। तो इंट्यूटिव आइडिया के लिए हमें करना क्या है? एक बार मान लेते हैं कि x में वास्तव में 2 ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो n इक्वल्स 2 मान लेते हैं, n इक्वल्स 2 उस उदाहरण में हम समझते हैं। तो फॉर कॉन्क्रीटनेस एक बार लिख लेते हैं कि x इज़ अल्फ़ा, कॉमा, बीटा। अब हमें x के सारे सबसेट्स बनाने हैं। तो x का सबसेट बनाने का क्या तरीका हुआ?
अल्फ़ा पे उंगली रखें, या तो अल्फ़ा को हम सेलेक्ट करेंगे अपने सबसेट में या नहीं करेंगे। फिर एक बार अल्फ़ा के लिए जब चुनाव कर लिया, लेना है या नहीं लेना है, उसके बाद वही चुनाव बीटा के लिए करना है। तो अल्फ़ा के लिए हमारे पास 2 संभावनाएँ हैं, बीटा के लिए 2 संभावनाएँ हैं, 2 टाइम्स 2 इज़ 4 और दैट इज़ व्हाई पावर सेट ऑफ x इज़ 4। पर इसको मैं थोड़ा चित्रों से समझाता हूँ। हमारे पास जब पहला स्टेप हमने लिया अल्फ़ा के लिए कि अल्फ़ा को चुनना है कि नहीं, तो 2 रास्ते हैं। या तो अल्फ़ा को चुन लें, लेफ्ट साइड माने चुन लिया, या ऐसा करते हैं लेफ्ट साइड माने नहीं चुना, राइट साइड माने चुन लिया। ठीक है? आई थिंक ऐसे ही मैंने यहाँ बनाया होगा, नहीं। तो लेफ्ट साइड माने चुन लिया और राइट साइड माने नहीं चुना। मैंने इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनाया है। तो अगर बाएँ तरफ गए तो ए को चुना गया और दाएँ तरफ गए तो ए को नहीं चुना गया। फिर जब ए के बारे में हम चुनाव कर चुके हैं कि ए को लिया कि नहीं लिया, उसके बाद वही चुनाव हमने बी के लिए किया। अगर बाएँ तरफ गए तो बी को लिया, दाएँ तरफ गए तो बी को नहीं लिया, और वही चीज़ इस बिंदु पर भी होगी। ठीक है? तो यहाँ से दिख रहा है कि 4 संभावनाएँ हैं। पहले हमारे पास ये सॉर्ट ऑफ एक न्यूट्रल पोज़ीशन थी, वहाँ से हमने चुनाव किया, 2 रास्ते हमारे पास थे और फिर हर एक जो रास्ता हमने लिया वो क्रमशः 2 रास्तों में टूट जा रहा है। तो 2 गुना 2 4। और इसको अगर थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, तो एक पूरा रास्ता है जो पूरा का पूरा यहाँ पे पाथ बना, वो हमें बता रहा है कि हमारा सेट क्या है, जो सबसेट हमने बनाया वो क्या है। जब हमने बाएँ तरफ का रास्ता चुन लिया तो ए को तो हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ए तो हमारे सबसेट में आ गया। पर जब यहाँ से दाएँ गए तो मतलब बी को नहीं लिया। तो ये जो बिंदु है ये किस सबसेट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? इस सबसेट को जो यहाँ मैंने बनाया है। उसी तरीके से ये कौन-सा सबसेट हुआ? ये वो रास्ता है जब ए और बी दोनों चुन लिए गए। तो ये सबसेट कौन-सा हुआ? ये हुआ पूरा का पूरा एक्स। मैंने अल्फ़ा और बीटा लिखा है, तो उम, मैंने ए और बी को अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे लिख दिया। चलिए मैं ए और बी ही लिख देता हूँ। तो ये ए है। होपफुली कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, तो फिर से दोहरा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक्स को अल्फ़ा और बीटा लिया था, पर जब ये मैंने चित्र बनाया है तो यहाँ पे सब ए और बी किया हुआ है। ठीक है, तो जब ये रास्ता लिया यानी कि ए और बी दोनों लिए गए, राइट? क्योंकि यहाँ पर भी ए लिया गया और यहाँ पर भी बी लिया गया। पर जब ये रास्ता लिया तो ए तो लिया, ए तो हमने चुन लिया पर बी को नहीं चुना, तो वो ये सबसेट बना। उसी तरह से इस रास्ते में ए को नहीं चुना पर बी को चुन लिया गया। और ये जो आखिरी बचा हुआ रास्ता है इसमें ए को भी नहीं चुना और बी को भी नहीं चुना, तो ये एम्प्टी सेट। ठीक है, बहुत स्पष्ट बात थी पर मैंने एकदम ही इसको विस्तार में बता दिया। एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, n=3 के केस में क्या होगा? अगर x का साइज़ 3 था तो मान लेते हैं x वाज़ ABC। अगर ये सेट था हमारा, तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं। जब पहले बिंदु पर है न्यूट्रल पोज़ीशन, तो पहले हमने ए के लिए चुनाव किया, बाएँ गए तो ए को लिया, दाएँ गए तो नहीं लिया। दूसरे जब लेवल पे आ गए तो यहाँ पे भी सेम, बी को लिया या नहीं लिया, बी को लिया या नहीं लिया, और जब यहाँ आ गए तो भी सेम चीज़ हो रही है। पहले 2 भागों में बँटा, फिर हर जो रास्ता था वो फर्दर 2 भागों में बँट गया, फिर हर रास्ता फर्दर 2 भागों में बँट गया। 2 गुना 2 गुना 2 8। तो जब n=3 तब पावर सेट ऑफ x 2 टू द पावर 3 यानी 8। फिर से इसको पूरी तरह से समझाने के लिए, अगर ये रास्ता हमने लिया है पूरा, इस पूरे पाथ में हुआ क्या? पहले स्टेप में ए को चुन लिया, दूसरे में बी को नहीं चुना और आखिरी में सी को चुन लिया, तो ये सबसेट मिला। इसी तरह से ये जो सारे बिंदु हैं आखिरी स्तर पर, ये हर एक सबसेट को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। ये वाला एम्प्टी सेट को और ये वाला फुल सेट को। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी, पर ये कोई प्रमाण नहीं हुआ। इससे बात स्पष्ट तो हो जाती है पर प्रमाण नहीं मिलता। पूर्ण प्रमाण देने के लिए हम इसको शब्दों में या चिन्हों में, सिंबल्स में आर्ग्यू करेंगे। तो कैसे इसे प्रूव करें? x इज़ 1 अप टू n, तो जो पावर सेट ऑफ x है, इसमें इसमें जो सबसेट्स हैं, यानी इसकी डेफिनेशन है कि इसमें सारे ही सबसेट्स ऑफ x हैं। पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो सबसेट्स, लेट मी से कुछ नया सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, लेट मी कॉल इट b। वो सबसेट्स ऑफ x जिनमें n है, और वो सबसेट्स ऑफ x जिनमें n नहीं है, राइट? 2 ही संभावनाएँ हैं। या तो किसी सबसेट ऑफ b में n होगा या नहीं होगा। तो जितने भी संभव सबसेट्स हैं, उनको हमने 2 अलग-अलग
दो तरह से उन्हें भाग कर दिया, उनमें जो भेद किया है हमने n के माध्यम से किया है, वो सारे जिनमें n है, वो सारे जिनमें n नहीं है। अब ये बात समझने वाली है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली पावर सेट ऑफ, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पावर सेट ऑफ x में से आखिरी जो एलिमेंट है वो हटा दें। ये क्या है, वो सारी चीज़ें, या ऐसे बोलें वो सारे सबसेट्स ऑफ x जिनमें n नहीं है, एग्जैक्टली वो सबसेट्स हैं, या एग्जैक्टली वो वस्तुएं हैं जो इस चीज़ की सबसेट्स हैं। इसका सबसेट लेना या x का वो सबसेट लेना जिसमें n नहीं है, एग्जैक्टली एक ही बात है। तो ये जो सेट लिखा हुआ है वो पावर सेट ऑफ x में आखिरी जो एलिमेंट है वो हटाने पर जो बनता है वो लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा है, ये लगभग यही चीज़ लिखी हुई है। क्या करें, 1 से लेकर के n-1 का जो सेट है उसका एक सबसेट लें और उसमें n एंटर कर दें, तो ये पूरे के पूरे जो भी हैं मिल जाएंगे। इसको हम बहुत अच्छी तरह से आर्ग्यू कर सकते हैं, पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सेट है वो इसके बराबर नहीं है, पर उसका साइज़ इसी के बराबर है, क्योंकि ये सेट बनाने का क्या तरीका हुआ, यहाँ से कुछ उठाएं और उसमें n एंटर करके यहाँ का एलिमेंट मिल जाता है। एग्जैक्टली हर चीज़ यहाँ पे जो है वो यहाँ के एक एलिमेंट से मिलती है इसी तरीके से। तो ये जो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, दोनों के साइजेस सेम है, इसके साइज के बराबर हैं, और इन दोनों सेट्स में कुछ भी साझा नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अगर कोई चीज़ यहाँ पर है तो वो यहाँ नहीं हो सकती, करेक्ट? कोई सबसेट x का जिसमें n है, वो x का वो सबसेट नहीं हो सकता जिसमें n नहीं है। ठीक है? तो ये एकदम, कहते हैं इसको डिसजॉइंट, जो हम अगली स्लाइड में ये डेफिनेशन देंगे, ये डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है? तो इसका साइज़ हुआ इसके बराबर, इसका साइज़ हुआ इसके बराबर। तो व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द पावर सेट ऑफ x? द साइज़ ऑफ द पावर सेट ऑफ x, इस पूरी रीज़निंग से हमें पता चला, इज़ 2 टाइम्स द साइज़ ऑफ द पावर सेट ऑफ x, में से n हटा दिया। पर ये जो लिखी हुई है बात, वो यही तो लिखी है कि पावर सेट ऑफ दिस सेट का साइज़ इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पावर सेट ऑफ 1 अप टू n-1 का साइज़। और अब ये बार-बार करते जाएँ, एक स्टेप में n यहाँ से गायब हुआ, अगले स्टेप में n-1 गायब करें, फिर n-2 गायब करें, चलते जाएँ। हर बार एक 2 का फैक्टर आएगा, जब हम रुकेंगे तो 2 टू द पावर n हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी-जल्दी मैंने बताया, पर बात एकदम साफ़ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हैं, उन्हें डिसजॉइंट कब बोला जाता है? तब जब उनमें कुछ भी साझा ना हो, जब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो। ये अभी हमने इसका एक उदाहरण पीछे ही देखा, कोई बात नहीं। अ, सीधी सी एक बात है कि अगर ए और बी 2 फाइनाइट सेट्स हैं और ए और बी डिसजॉइंट हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनके यूनियन में कितनी चीज़ें होंगी? इनका जो यूनियन बनाया जाएगा वो, उसमें कितनी चीज़ें होंगी, जितनी ए में है उसमें बी को, उसमें वो जोड़ दें जितनी बी में है। क्योंकि इसका अगर चित्र बनाएँगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये ए हो गया और ये बी, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जितनी चीज़ें ए में हैं प्लस जितनी चीज़ें बी में हैं, वो टोटल ए यूनियन बी में है। इससे ज़्यादा मैं समझाना नहीं चाहता। और एक और छोटी-सी बात, अगर ए एक्स का सबसेट है और एक्स एक फाइनाइट सेट है, तो ए भी अपने आप ही फाइनाइट हो गया। किसी फाइनाइट सेट का कोई भी सबसेट लेंगे वो फाइनाइट ही होगा, सीधी-सी बात। और हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन एक्स, यानी कि इस नोटेशन को रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या है नोटेशन? ये नोटेशन है वो सारी चीज़ें जो एक्स में हैं पर ए में नहीं हैं। ये जो सेट है वो ये है। हम कह रहे हैं इसका साइज़ वो है, वो कैसे निकलेगा कि एक्स का साइज़ ले लें, उसमें ए का साइज़ घटा दें। चित्र बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया ए। तो लेफ्ट साइड में जो सेट लिखा है वो क्या है? ये जो बची हुई चीज़, ए के बाहर वाली चीज़ें। और राइट साइड में क्या चीज़ लिखी हुई है? टोटल एक्स में जो भी चीज़ें हैं उसमें ये गायब करते हैं।
ठीक है, ये ऐसे ही क्लियर है क्यों ये बात सही है, पर अगर ऊपर वाली चीज़ को यूज़ करके करना है तो ऐसे सिद्ध किया जा सकता है कि हम लिखें x इज़ नथिंग बट ए डिसजॉइंट यूनियन x माइनस ए, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब क्योंकि ये डिसजॉइंट है तो राइट साइड का साइज़ हमें पता है, राइट साइड का साइज़ इज़ मॉड ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस ए, और लेफ्ट साइड का जो साइज़ है वो है मॉड ऑफ x। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये इक्वेशन आ गई, तो ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये सब बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम जो बचा हुआ लेक्चर है उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करेंगे। सबसे सिंपल वर्जन से डिस्कस करेंगे। एक जनरल थ्योरम होता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम 3 सेट से ऊपर नहीं जाएँगे। ए यूनियन बी यूनियन सी पे हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात करेंगे, वो मैं स्टेट करूँगा। अभी 2 सेट्स का देखते हैं। 2 सेट्स में क्या बोला जा रहा है कि अगर ए और बी 2 सेट्स हैं, तो उनके यूनियन का साइज़ इस संख्या के बराबर है। ठीक है, पहले इसको चित्र में देखते हैं। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है वो तो स्पष्ट है कि ये जो यूनियन है, इसमें कितनी वस्तुएँ हैं, वो लिखी गई हैं। ये बोलने से पहले अगर ए और बी फाइनाइट है तो ए यूनियन बी भी फाइनाइट है। ठीक है, तो ये साइज़ लेने का अर्थ है। अब राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में ए में जितनी चीज़ें हैं वो, और फिर बी में कितनी चीज़ें हैं वो। अब इसमें हुआ क्या कि ये वाली जितनी चीज़ें थीं, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ए इंटरसेक्शन बी में वो 2 बार गिन दी गई हैं। जब मॉड ए किया तो ये गिन दिया गया, और जब मॉड बी किया तो भी ये गिन दिया गया। तो उसको एडजस्ट करने के लिए उसे एक बार घटा दिया गया है। अगर हम यहाँ दोनों बार घटा देंगे तब तो ये एक बार भी गिना नहीं जाएगा यहाँ पे कुछ भी। इसलिए केवल यहाँ पे एक ही बार घटाया गया है। ठीक है, तो ये पिक्चर में दिख रहा है, पर इसको प्रूव करते हैं ठीक से। प्रूफ प्रूफ में कुछ नहीं है। नोट दैट ए यूनियन बी इज़ नथिंग बट ए यूनियन बी माइनस ए, और ये डिसजॉइंट सेट्स है। तो ये स्पष्ट है कि ये डिसजॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ए में है वो यहाँ तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पे कोई भी चीज़ ली गई है वो ए के बाहर ही है। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब ये इक्वेशन क्यों होल्ड कर रही है वो देख लेते हैं। ए यूनियन बी माइनस ए माने क्या? वो चीज़ें जो ए में हैं, या वो चीज़ें जो बी में हैं पर ए में नहीं है। तो हर वो चीज़ जो यहाँ राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में तो निश्चित रूप से है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ए में है तो ए यूनियन बी में है, और कोई भी चीज़ अगर बी माइनस ए में है तो वो बी में है, और देयरफॉर ए यूनियन बी में है। तो हर वो चीज़ जो राइट साइड में है निश्चित रूप से लेफ्ट साइड में भी है। पर अगर कोई चीज़ लेफ्ट साइड में है तो अगर वो ए में आ गई तब तो कोई बात नहीं, तब तो वो राइट साइड में है ही। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो ए में नहीं है, पर अगर लेफ्ट साइड में है और ए में नहीं है उसका मतलब वो यहाँ है। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, और अब हम दोनों साइड्स का साइज़ ले लेंगे। तो लेफ्ट साइड का साइज़ इज़ दैट, राइट साइड का साइज़ इज़, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसके बराबर है। ठीक है? एक चीज़ और यहाँ पे कर देते हैं कि बी माइनस ए इज़ सेम एज़ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फिर वही बात, ये क्यों बराबर है? अगर कोई चीज़ लेफ्ट साइड में है तो वो बी में है और ए में नहीं है। देयरफॉर वो ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं है। कोई चीज़ अगर ए में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ उठाई जाए एक्स, तो वो बी में तो निश्चित रूप से है, और अभी हमने आर्ग्यू किया वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो हर वो चीज़ जो लेफ्ट साइड में है राइट साइड में भी है। इसका उल्टा, अगर कोई चीज़ राइट साइड में है तो वो बी में तो है, चलो ठीक, क्या वो ए में हो सकती है? अगर बी में है और ए में भी है तो यहाँ आ जाएगी, राइट? हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ उठाया, हमें शो करना है वो यहाँ भी है। मान लेते हैं यहाँ से एक्स उठाया, तो एक्स बी में तो आ ही गया, अब हमें शो करना है एक्स ए में नहीं है, राइट? अगर एक्स ए में होता तो बी में तो पहले से है ही,
अगर ए में भी आ गया तो ए इंटरसेक्शन बी में भी आ गया, पर ए इंटरसेक्शन बी में वो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ उठाई जाए वो ए इंटरसेक्शन बी की तो हो नहीं सकती। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। अगर मैंने बोला नहीं समझ में आया तो चित्र बनाएं, खुद से आर्ग्यू करें, ये बड़ी साधारण सी बात है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है वो है मॉड ए प्लस मॉड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी माइनस मॉड ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्यों हुआ? ये पिछली स्लाइड में हमने देखा, अगर ये चीज़ इसका सबसेट है तो इसका जो मॉड है वो डिफरेंस हो जाता है। ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे। ए बी का सबसेट ज़रूरी नहीं है। हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते मॉड बी माइनस मॉड ए, राइट? क्योंकि हो सकता है कि ए बी का सबसेट ना हो, जैसे इस चित्र में है। तो ये चीज़ ये चीज़ मॉड बी माइनस मॉड ए नहीं है, पर ये चीज़ मॉड बी माइनस मॉड ए इंटरसेक्शन बी है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई वो इसी के समान है। तो ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा इलस्ट्रेशन, अगर 50 पेशेंट अस्पताल में भर्ती हुए जिसमें पाया गया कि 25 को निमोनिया है, 30 को ब्रोंकाइटिस है और 10 को दोनों बीमारियां हैं। हमसे पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि वो कितने पेशेंट्स हैं जिनको दोनों में से कम एक बीमारी हो, और वो कितने पेशेंट्स हैं जिनको दोनों में से कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। हियर इज द सॉल्यूशन। एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गए निमोनिया वाले पेशेंट, ये हो गए ब्रोंकाइटिस वाले। निमोनिया के लिए पी, ब्रोंकाइटिस के लिए बी, ये दो सेट्स हो गए। हमें दिया क्या हुआ है, अगर चित्र में ही हल करना है तो हमें दिया हुआ है कि जो जो वो पेशेंट्स हैं जिन्हें दोनों ही बीमारियां हैं वो कितने दिए हुए हैं, 10। तो जब मैंने यहाँ पे 10 बनाया, यानी इतना हिस्सा जो भी है इसका साइज़ है 10, क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये जो रीजन है, दिस इज एग्जैक्टली द रीजन जो दोनों में है, पी में भी बी में भी, यानी जिन्हें निमोनिया भी है और ब्रोंकाइटिस भी। ठीक है, अब निमोनिया वाले कितने थे? निमोनिया वाले 25 थे। 25 पेशेंट्स ऐसे थे जिन्हें निमोनिया था, यानी ये जो पूरा सेट था इसका साइज़ 25 था, जिसमें इतने भाग का साइज़ 10 है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा, इसका साइज़ कितना हो जाएगा? 15। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जब यहाँ मैंने 15 लिखा, तो ये पूरे का साइज़ 15 नहीं है, केवल इतने चीज़ का साइज़ 15 है। उसी तरीके से ब्रोंकाइटिस कितनों को था? 30 को ब्रोंकाइटिस था, जिसमें से कि 10 तो ये हैं ही हैं। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें 20 आ जाएंगे, तो ये हो गया 20। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है कि कितने वो पेशेंट्स हैं जिन्हें कम से कम दोनों में से एक बीमारी है। तो वो ये सेट का साइज़ हो गया। अब ये सेट का साइज़ क्या है? पहले ये 15, फिर ये 10 और फिर ये 20। तो 15 + 10 + 20 जो कि है 45। तो इसका आंसर हो गया 45। और अब पूछा गया है उसके बाद कि वो कितने पेशेंट्स हैं जिन्हें दोनों में से कोई भी बीमारी नहीं है, यानी ये जो बाहर का रीजन है उसका साइज़। पर ये जो टोटल रीजन था ये 50 पेशेंट्स थे, दीज वर ऑल द पेशेंट्स। ये हमें पता है 50 हैं, ये अभी साइज़ हमने निकाला 45। तो जो वो पेशेंट्स हुए जो ना पी में है ना बी में है, उनका साइज़ हो गया 50 - 45 यानी 5। ठीक है, तो ये तो हमने बहुत ईमानदारी से इसको नहीं हल किया, इन द सेंस कि ये तो चित्र बना करके कुछ आर्ग्यू कर दिया। ये फॉर्मल प्रूफ नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर मैं फिर भी एक फॉर्मल प्रूफ लिखना चाहता हूँ, तो एक बार ये मिटा देते हैं सब कुछ। अगर एकदम माइंडलेस तरीके से इसे करना होता, जिस पे कोई उँगली नहीं उठा सकता, तो वो उसका तरीका ये है कि हमें निकालना ये है, जो पहला पार्ट है, दिस इज़ पार्ट 1, दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 अगर करना होता तो हमें पूछा यही गया है, पी यूनियन बी का साइज़, वो पेशेंट्स जिन्हें या तो निमोनिया है या ब्रोंकाइटिस या दोनों, दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका साइज़ पूछा गया है, पर अभी-अभी हमने सीखा ये क्या है, ये बराबर है मॉड पी प्लस मॉड बी माइनस मॉड पी इंटरसेक्शन बी। ये अभी-अभी हमने सीखा। और मॉड पी हमें दिया हुआ है, कितनों को निमोनिया था 25 को, कितनों को ब्रोंकाइटिस था 30 को, और कितनों को दोनों बीमारियां थी 10 को। तो ये है 55 - 10 विच इज़ 45, जैसा कि हमने पहले देखा। और उसके बाद कितने वो हैं जिन्हें कुछ भी नहीं है,
तो टोटल यानी x लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने चित्र में लिखा नहीं पर यह x है। तो हमें बताना है x माइनस पी यूनियन बी का साइज, पी यूनियन बी क्योंकि x का सबसेट है, दिस इज मॉड x माइनस मॉड पी यूनियन बी। तो ये हो गया 50 माइनस 45 विच इज़ 5 क्लियरली। तो दैट्स दैट। आगे बढ़ते हैं और अब ये बिगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो ए बी सी 3 फाइनाइट सेट्स हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी भी फाइनाइट होगा और हम क्या कह रहे हैं कि उसका साइज़ इस चीज़ के बराबर है। पहले एक एक करके सबका साइज़ ले लें और जोड़ लें, फिर दो दो करके इंटरसेक्शन लें और माइनस कर दें, पर वापस से तीन तीन करके इंटरसेक्शन लें। पर तीन तीन करके इंटरसेक्शन लेने का मतलब हो गया कि तीनों का इंटरसेक्शन लेना, क्योंकि तीन ही सेट्स हैं। तो तीन तीन करके इंटरसेक्शन लेके फिर जोड़ दें। अगर आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन कहीं देखा है तो ये बिल्कुल थ्योरी ऑफ इक्वेशन जैसा लग रहा होगा और उसका कारण भी है, पर उस कारण में हम नहीं जाएंगे। तो इसको एक बार चित्र से थोड़ा समझते हैं, फिर इसको प्रूव भी करेंगे। तो ये जो तीन सेट्स मैंने बनाए हैं इनका नाम है ए बी सी। अब क्या हो रहा है, जब लेफ्ट साइड में क्या पूछा गया है, ये जो टोटल यूनियन है उसका साइज़, या पूछा कुछ नहीं गया है। लेफ्ट साइड में जो संख्या लिखी हुई है वो इस यूनियन का साइज़ लिखी हुई है। पर राइट साइड में क्या लिखा है, राइट साइड में जो सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वो इसका साइज़ प्लस इसका साइज़ प्लस इसका साइज़, ये चीज़ लिखी है। पर इसमें क्या हो रहा है कि ये जो रीजन है ये उसमें 3 बार जुड़ गया। जब मॉड ए लिखा तो भी इसको काउंट कर लिया, जब मॉड बी लिखा तो भी इसको काउंट कर लिया और जब मॉड सी लिखा तो भी इसको काउंट कर लिया। तो ये 3 बार काउंट हो गया है, करना एक ही बार था। कोई बात नहीं, फिर उसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करी। यहाँ पर आने से पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये 2 बार काउंट हुआ है। इन पर्टिकुलर ये इतना रीजन 2 बार काउंट हुआ है और ये रीजन 3 बार हो गया है। ये ज़्यादा बेहतर वक्तव्य है। ये जो रीजन तीनों में कॉमन है वो 3 बार काउंट हो गया और ये रीजन जो ए और बी में कॉमन है ये 2 बार काउंट हुआ है। ये रीजन जो ए और सी में कॉमन है 2 बार काउंट हुआ है और ये रीजन जो बी और सी में कॉमन है 2 बार काउंट हुआ है। तो ये जब हमने घटाया तो ये रीजन जो 2 बार काउंट हुआ था उसका एक काउंट हमने कम कर दिया, तो ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया। ये रीजन का भी काउंट हमने एक कम कर दिया, वो बैलेंस हो गया। ये रीजन का भी कम कर दिया, बैलेंस हो गया। पर इस प्रक्रिया में ये जो सेकंड वाले में क्या हुआ, ये वाले का जो काउंट है वो 3 बार माइनस भी हो गया है। जब ए इंटरसेक्शन बी घटाया तो ये चीज़ घटाई, जिसका मतलब ये चीज़ एक बार माइनस हुई इसके वजह से, एक बार और माइनस हुई इसकी वजह से, एक बार और माइनस हुई इसकी वजह से। तो ये पहली लाइन में तो 3 बार जुड़ गई थी, पर दूसरी लाइन में आकर के ये तीनों बार गायब भी हो गई। तो अगर केवल पहली 2 लाइन्स को देखेंगे तो वो इतनी चीज़ का मतलब, मैं कैसे इसको करूँ, मैं शेड करना पड़ेगा। ये जो रीजन है इसका साइज़ लिखा हुआ है, जो अगर केवल पहली 2 लाइन्स देखेंगे राइट हैंड साइड की, बीच वाला हिस्सा गायब है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आखिरी लाइन जोड़ी गई है। तो ये तो थोड़ा इसका इंट्यूटिव प्रूफ हुआ, या प्रूफ तो नहीं बोल सकते, पर समझना है तो ऐसे ही समझेंगे। पर इसका प्रमाण हम दे देते हैं, मुश्किल बात नहीं है। प्रूफ, हमको इसके साइज़ की बात करनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी का साइज़, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और ए यूनियन बी को डी बोल देते हैं, या डी ना बोल के ई बोल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ ई यूनियन सी। पर ई यूनियन सी में हम पिछला फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज़ मॉड ई प्लस मॉड सी माइनस मॉड ऑफ ई इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और मॉड ई क्या है, या थोड़ा-सा और इसको सुधार लेते हैं, जो राइट साइड क्या है, या ठीक है, मॉड ई को ए यूनियन बी लिख लेते हैं। सॉरी, ई को ए यूनियन बी लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे बस सहूलियत के लिए इसको ई लिख दिया, तो अगली लाइन में वो ऐसा बन गया और फिर ये वाला फ़ॉर्मूला जो हमने पहले सीखा और वापस से ई को ए यूनियन बी लिख दिया। अब यहाँ पे वापस से पुराना फ़ॉर्मूला लगाएँगे, पर यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं लगाएँगे, हम पहले इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसा कि हमने देखा कि इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये शुरू में रिकॉल भी किया था। सो दिस थिंग इज़ इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी माइनस मॉड ए इंटरसेक्शन बी प्लस मॉड सी माइनस, करेक्ट?
बस इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनियन पे, और अब वापस से यहाँ पे पुराना फॉर्मूला लगाएंगे। ये दो सेट्स का यूनियन ही तो लिखा हुआ है, तो दिस थिंग इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी माइनस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या किया यहाँ पे, तो बस मैंने शफल करके लिख दिया है इस चीज़ में वो पुराना वाला फॉर्मूला। सो दिस इज मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस मॉड ऑफ intersection of these two things. But intersection of these two things is nothing but intersection of all three. ठीक है, अब क्या है, अब इसमें पुराना फॉर्मूला फिर लगाएंगे। ए इंटरसेक्शन सी का साइज क्या है, जिस तरीके से हमने देखा था कि मॉड ऑफ ए यूनियन बी इज मॉड ए प्लस मॉड बी माइनस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी को अगर अलग तरह से लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मॉड। वैसे वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक तो है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हो तो गया, ये सब छोड़ो, कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट्स को खोलना है। सो दिस इज सेम एज मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में किया पर समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो आखिर में एक सवाल कि हमें क्या दिया है कि 100 प्रोग्रामर्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, जिसमें 45 को जावा आती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 30 को पाइथन आती है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 10 ऐसे हैं जिन्हें जावा और पाइथन दोनों आती है, 5 ऐसे हैं जिन्हें जावा और सी दोनों आती है, 7 ऐसे हैं जिन्हें पाइथन और सी दोनों आती है, और 2 ऐसे हैं जिन्हें तीनों ही भाषाएं आती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीनों ही आती हैं। तो जब ये बोला जाता है कि 10 ऐसे हैं जिन्हें जावा और पाइथन दोनों आती हैं, तो उसमें ये नहीं कहा जा रहा होता है कि उन्हें केवल जावा और पाइथन आती होती है। ठीक है, तो ये साधारण सी बात मैंने पहले नहीं बोली, पर ये स्पष्ट होगी पहले से ही। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है कि ऐसे कितने हैं जिन्हें जावा और पाइथन में से एक भाषा तो आती है, कम से कम एक भाषा तो आती है, पर जिन्हें सी नहीं आती। सी एक लैंग्वेज है, सी कोई सेट नहीं है, सी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसे कितने प्रोग्रामर्स हैं इन 100 में से जिन्हें जावा और पाइथन में से कम एक भाषा आती हो पर सी ना आती हो। तो एक बार इसको डायग्राम में करते हैं। हमें क्या दिया है कि 2 ऐसे हैं जिन्हें तीनों लैंग्वेजेस आती हैं। तो ये जो हिस्सा है ये 2 साइज़ का है, ये जो हिस्सा यहाँ पर है। फिर उसके बाद तो जे डिनोट्स जावा जिन्हें आती है, पी डिनोट्स पाइथन जिन्हें आती है, सी डिनोट्स जिन्हें सी आती है, और 7 ऐसे हैं जिन्हें पाइथन और सी आती है। पाइथन और यानी कि पाइथन एंड सी। तो पाइथन एंड सी वाले इतने टोटल मिलाकर के 7 लोग हैं। 2 ऐसे हैं जिन्हें जावा भी आती थी। तो ये जो रीजन हुआ ये कितना हो गया, 5 का। तो इसका साइज़ हो गया 5। ग्रेट। और जावा और सी वाले 5 हैं। तो जावा और सी ये जो रीजन है ऐसे 5 हैं। तो ये जो रीजन हुआ जिसमें जावा और सी तो है पर तीनों ने जो पाइथन नहीं है, तो ये 3 हो गया साइज़। ये टोटल 5 साइज़ का था रीजन। तो इस रीजन का साइज़ हो गया 3। और जावा और पाइथन वाले 10 है, यानी ये जो रीजन है ये 10 साइज़ का है, तो ये वाला रीजन हो गया 8 साइज़ का। ठीक है, और फिर ऊपर आते हैं, 30 ऐसे हैं जिन्हें पाइथन आती है। तो ये जो टोटल है ये पाइथन वाला रीजन ऐसे 30 हैं, जिसमें से कि इतने तो पहले ही अकाउंट में ले चुके हैं हम। तो ये 15 जिन्हें हम अकाउंट में ले चुके हैं, सो बचे हुए 15। ठीक है, और यहाँ जावा के बारे में भी कुछ दिया है। 45 ऐसे हैं जिन्हें जावा आती है, यानी ये पूरा रीजन 45 साइज़ का है, जिसमें 8, 2, 10, 3, 13 को हम अकाउंट में ले चुके हैं। तो ये जो रीजन हुआ ये हो गया 32 साइज़ का। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है ऐसे कितने हैं जिन्हें एटलीस्ट जावा या पाइथन आती हो पर सी ना आती हो। तो एटलीस्ट जावा और पाइथन वाला रीजन तो ये है, और सी ना आती हो यानी कि ये हटाना पड़ेगा।
तो जो रीजन हमसे पूछा जा रहा है वो ये एक्चुअली है, ये रीजन का साइज़ पूछा जा रहा है और वो हमें दिख रहा है। वो क्या साइज़ है? वो है 32 + 8 + 15 और ये हो गया 55। सो आंसर इज़ 55। ये हमारा आंसर आ गया, पर फिर से वही, ये तो चित्र बना के कर दिया। इसको अगर एकदम शब्दों में करना है तो कैसे करेंगे? तो हियर इज़ द सॉल्यूशन। हमें बताना क्या है, जावा या पाइथन पर सी ना आती हो। तो ये तो वो लोग हैं जिन्हें जावा और पाइथन में से कम एक चीज़ आती है, पर उनमें हमें वो भी इंटरसेक्ट करने हैं, यानी वो कंडीशन भी ऐड करनी है कि सी ना आता हो। सी ना आती हो तो ये वो एग्ज़ैक्टली वो सेट ऑफ पीपल है, सेट ऑफ प्रोग्रामर्स है आउट ऑफ दीज़ 100 प्रोग्रामर्स, जिन्हें इन दोनों में से एक भाषा आती है, पर ये ना आती हो। तो इसका साइज़ बताना है। ठीक है, तो दिस सेट इज़ इक्वल टू व्हाट? दिस सेट इज़ इक्वल टू जे इंटरसेक्शन सी प्राइम। तो जब मैं सी प्राइम लिख रहा हूँ तो क्या है? व्हाट इज़ सी प्राइम? सी प्राइम इज़ जस्ट अ नोटेशन, हम पहले इसकी बात कर चुके हैं। सी प्राइम इज़ एक्स माइनस सी। एक्स इज़ दीज़ 100 प्रोग्रामर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। ये सारे 100 प्रोग्रामर्स का सेट एक्स है। सी प्राइम जस्ट एक नोटेशन है ये बोलने के लिए, वो प्रोग्रामर्स जिन्हें सी ना आती हो, ठीक है? सो जे इंटरसेक्शन सी प्राइम यूनियन पी इंटरसेक्शन सी प्राइम। ओके, पर जे इंटरसेक्शन सी प्राइम क्या है? जे इंटरसेक्शन सी प्राइम इज़ जस्ट जे माइनस सी और पी इंटरसेक्शन सी प्राइम इज़ पी माइनस सी। तो ये एक छोटी सी सेट थ्योरेटिक बात कि जे इंटरसेक्शन सी प्राइम which is nothing but j intersection x minus c is j minus c। ये बीच वाली चीज़ नहीं लिखता हूँ। तो ये हमें अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? फिर वही चीज़, बाएं तरफ कुछ उठाया x, अब x j में भी है और c में नहीं है, या ऐसे बोलें j में भी है और c प्राइम में भी है, यानी j में है और c में नहीं है, और ये एग्जैक्टली वो सेट है जो j में है और c में नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ निश्चित रूप से है, और उसी तरीके से अगर कोई चीज़ दाईं तरफ है तो वो जे में है और सी में नहीं है, जे में है और सी में नहीं है, तो ये दोनों सेट्स बराबर हैं। सिमिलरली ये हो गया, और अब इसको हम फर्दर ऐसे लिखेंगे कि दिस इज़ इक्वल टू जे माइनस जे इंटरसेक्शन सी, पी माइनस पी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्यों बराबर है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ये और ये बराबर क्यों है, ये शायद पिछले ही स्लाइड में किया, या पिछले के पिछले स्लाइड में, जो भी है। तो ये और ये बराबर हैं और ये बराबर हैं, और अब हम इसका ही तो साइज़ निकालना चाह रहे थे। थोड़ा-सा और पेचीदा होगा ये शायद। अ, अब मुझे लग रहा है बेहतर होता कि यहीं पर ही शायद कोई फ़ॉर्मूला लगा लगा देना चाहिए था, पर ठीक है, अब यहाँ तक आ गए तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो इसका साइज़ हमें चाहिए। सो मॉड ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग इज़ मॉड ऑफ दिस थिंग व्हिच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ जे माइनस जे इंटरसेक्शन सी प्लस मॉड ऑफ पी माइनस पी इंटरसेक्शन सी माइनस मॉड ऑफ जे माइनस जे इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी माइनस पी इंटरसेक्शन सी। तो ये तो ठीक है, यहाँ तो हम कर लेंगे। इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, ये है क्या चीज़? जे में से जे इंटरसेक्शन सी हटा देना, यानी कि इतना चीज़ हटा देना, और फिर उसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम पी माइनस पी इंटरसेक्शन सी। पी माइनस पी इंटरसेक्शन सी ये हटा देना, यानी कि ये चीज़ इंटरसेक्शन ये चीज़। तो ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि चित्र से दिख रहा है, हम आर्ग्यू भी करेंगे। तो दिस थिंग इज़ इक्वल टू जे इंटरसेक्शन पी माइनस जे इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो सेट है वो इसके बराबर है, ठीक है? ये हम कह रहे हैं, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा, बट लेट मी एक बार फिर से दोबारा से सोच लेने दीजिए। जे इंटरसेक्शन सी हटा दिया और पी इंटरसेक्शन सी हटा दिया और फिर इंटरसेक्ट किया, तो जे इंटरसेक्शन सी माइनस
माइनस सी ही एक बार लिख देता हूँ, वो जो लिखा है वो ठीक है, तो एक बार माइनस सी ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्यों ये चीज़ें दोनों चीज़ें बराबर हैं? अगर यहाँ पे कुछ उठाया तो वो निश्चित रूप से जे और पी दोनों में तो है ही सही, ये तो पक्का ही है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे है तो इन दोनों में है, और अगर इसमें है तो जे में है, और इसमें है तो पी में है। तो कोई भी चीज़ जो यहाँ है वो यहाँ पक्का है, और कोई भी चीज़ जो यहाँ है वो क्या सी में हो सकती है? अगर कोई चीज़ हमने यहाँ उठाई और वो सी में है, तो जे में तो वो थी ही, अगर सी में है तो जे इंटरसेक्शन सी में भी है, पर जे इंटरसेक्शन सी में वो हो नहीं सकती। कोई भी चीज़ जो यहाँ है वो जे इंटरसेक्शन सी में नहीं है। तो आप आर्ग्यू कर लीजिए, मैंने कर दिया है, पर अगर नहीं समझ में आए तो सबसे बेहतर है खुद से ही आर्ग्यू करना कि कोई भी चीज़ जो यहाँ है वो सी में नहीं हो सकती, तो यहाँ नहीं हो सकती। देयरफॉर कोई भी चीज़ जो यहाँ है वो इस सेट में ज़रूर है, और उल्टा भी फिर आप आर्ग्यू कर लीजिए, मैं इसको नहीं करना चाहता। तो जो भी चीज़ यहाँ है वो फिर वो यहाँ भी होगी ही। तो ये सब चीज़ें बराबर हो गई, और अब मैं वापस से इसको वही लिख देता हूँ जो ये पहले मैंने लिखा था, जे इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ये बात हम पहले कर चुके हैं, इनफैक्ट इस स्लाइड में ही एक बार हो गई कि इस चीज़ को इसके बराबर लिखा जा सकता है। उसी तरीके से जे इंटरसेक्शन पी माइनस सी को इसके बराबर लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जे इंटरसेक्शन पी यहाँ से बेसिकली बोरो हो गया, व्हाटएवर। सो अब ये जो चीज़ है इसको हम लिख लेंगे मॉड जे माइनस मॉड जे इंटरसेक्शन सी प्लस मॉड पी इंटरसेक्शन सी माइनस दिस थिंग। और मॉड जे हमें पता है, कर ही देता हूँ पूरा, यहाँ तक आ गए हैं। मॉड जे हमें पता है, मॉड जे इज़ 45, इनको जावा आती है। जावा और सी कितनों को आती है? जावा और सी आती है 5 को। पाइथन आती है 30 को। पाइथन और सी आती है 7 को। जावा और पाइथन 10, और तीनों लैंग्वेजेस 2। तो ये हमारा आंसर है, विच इज़ इक्वल टू व्हाट? होपफुली ये सही आ जाए। 45 माइनस 5 इज़ 40 प्लस 30 70। 70 माइनस 10 60, 60 माइनस 5 55। हाँ, तो ये 55 है, आप चेक कर लीजिएगा। 55। ओके, तो yeah, with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.